वही आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन हो जाए कि भाई जो भी तुम कर रहे हो पढ़ाई करते रहो एंड जितने भी असाइनमेंट्स जो भी तुम्हें डेली मिल रहे हैं, जहाँ से भी तुम पढ़ रहे हो वो डेली असाइनमेंट्स करो। उसके अलावा ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी तुम कर रहे हो यू आर ग्रेट एट दैट। एंड जो भी ये वीडियो देख रहा है वो ये चीज़ समझ लो कि यू आर अमेजिंग। तो किसी और की बात पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, अपना काम करो। जो बंदा जो बोल रहा है आपके बारे में उसको जाके खुद से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि यू आर राइट या यू आर रॉन्ग या वो आपके बारे में उसने गलत सोच रखा है। मत सोचो। ये जो भी आप हो इंटरनली आपको पता है कि भाई मैं क्या हूँ, मैं कैसा हूँ, तो वही रहने दो। एंड अभी पढ़ाई का टाइम है तो पढ़ाई करते रहो, क्योंकि इस टाइम पे अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो यार वो बाद में आपको बहुत प्रॉब्लम देगा। तो इसीलिए डेली की अपना एक टाइम टेबल बनाओ, शेड्यूल बनाओ एंड पढ़ते रहो। तो बस मुझे इतना ही बोलना था। और किसी बाहर वाले की बात पे बुरा मत मानना। वो जो बोल रहा है बोलने दो उनको, वो उनका काम है। तुम अपना काम करते रहो, क्योंकि रिजल्ट ही मैटर करता है। कोई नहीं देखेगा आपके एफर्ट्स क्या है, आपकी इंटेंट क्या है, लेकिन रिजल्ट इस दुनिया में तो अभी रिजल्ट ही मैटर करता है हर किसी का। तो अपनी उस चीज़ पे ध्यान दो कि कैसे वो रिजल्ट आएगा, जो भी आपका डिज़ायर्ड रिजल्ट है। बस मुझे इतना ही बोलना था। अब आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और ये रहा इंट्रो। सो व्हाट्स अप स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कुशागर एंड वेलकम बैक टू योर चैनल जिज्ञासा क्लासेस। तो आज की वीडियो में हम अपने चैप्टर 3 न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जो चैप्टर था उस चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं। उसका आज का टॉपिक जो है जिसको हम डिस्कस करेंगे वो है लिबरलाइजेशन। तो कुछ चीज़ें यार पहले ख़त्म करके रख देते हैं अपनी, कि यार वीडियो को लाइक कर देना अगर आप वीडियो पे आ गए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना अगर आपकी ऑन नहीं है, और अगर ऑन है तो बहुत बढ़िया बात। तो यार तुम तो अमेजिंग लोग हो जिन्होंने बेल नोटिफिकेशन ऑन कर रखी है। क्योंकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, तो इसीलिए बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखना ज़रूरी है। ठीक है। एक और बात कि यार ये वीडियो को एंड तक देखना, थोड़ा लंबा देखना, तभी आपको समझ आएगा कि वीडियो में क्या हो रहा है। एंड कुछ भी आपके डाउट्स हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन है, कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स लिखो। मैं आपके हर डाउट का आंसर देने के लिए यहाँ बैठा हूँ, और मैं बैठा ही हूँ लिटरली। तो आज की वीडियो अब स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो जैसे कि हमारा जो टॉपिक है आज का वो है लिबरलाइजेशन। अब लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है? लिबरलाइजेशन का सीधा सीधा मतलब है कि जितने भी आपकी लाइसेंसिंग्स हैं, जितनी भी आपने रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे अपने ट्रेड के अंदर, बिजनेस में या बिजनेस इंडस्ट्रीज या ट्रेड में जितने आपने रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे, उन रिस्ट्रिक्शंस को हटाना, चीज़ों को थोड़ा लिबरलाइज करना, थोड़ा लिबरल करना, थोड़ा फ्री करना, मतलब फ्रीली आप मूव कर सको। मेनली लिबरलाइजेशन का मतलब ये होता है इन बिजनेस पर्सपेक्टिव में कि बिजनेसेस फ्रीली मूव कर सके, फ्रीली एक्सपैंड कर सके, ग्रो कर सके। तो ये सब होता है आपका लिबरलाइजेशन का मतलब मेनली। अब लिबरलाइजेशन को लाने का पर्पस क्या था, क्यों हम लिबरलाइजेशन को लेके आए? इसके अलावा कुछ और भी तो ला सकते थे, या फिर हो सकता है हम ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस को हटाते ही नहीं। तो लिबरलाइजेशन को सबसे पहले लाने का ये हमारा मोटो था या पर्पस था कि जो इकोनॉमिक पोटेंशियल है हमारे प्राइवेट सेक्टर का, इन मल्टीनेशनल कंपनीज का, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस का, उसको इंडियन इकोनॉमी में और ज़्यादा बढ़ाया जा सके, उसके इकोनॉमिक पोटेंशियल को हम अनलॉक कर सके। सबसे पहला रीज़न ये था। एंड सेकेंड रीज़न था कि कंपटीशन बढ़े, क्योंकि जब कंपटीशन बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली जो कंपटीशन के अंदर, जो उस रेस के अंदर दौड़ रहे हैं, उन सब का दिमाग थोड़ा तेज चलेगा एंड वो और बेटर सॉल्यूशंस ला पाएंगे कस्टमर के लिए, जिसको एक्चुअली में चीज़ को खरीदना है, जो एक्चुअली में आपको पैसे देने वाला है, और जो भी अपने इफेक्टिव ऑपरेशंस को लेके आएगा उसको प्रॉपरली इंसेंटिफाइज भी करना। तो ये दो मेन पर्पस थे लिबरलाइजेशन को पूरा लाने के। अब लिबरलाइजेशन को लाने के लिए हमें कुछ रिफॉर्म्स भी करने पड़े। कई सारे रिफॉर्म्स थे जो हमें करने पड़े, तब जाके लिबरलाइजेशन अच्छी तरह से आ पाया। अब जो अलग अलग इंडस्ट्रीज है, अलग अलग सेक्टर में जो रिफॉर्म्स थे उनको हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। अब सबसे पहला जो मेरा रिफॉर्म्स था वो है इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स, या फिर इसे हम इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स भी कह सकते हैं। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स के अंदर मेनली 4 अलग अलग टाइप के रिफॉर्म्स आते हैं।
तो लेकिन इंडस्ट्रियल सेक्टर का रिफॉर्म्स हम क्यों लेके आए, इसको लाने का रीज़न जो था वो यही था कि इंडस्ट्रीज जो मूव कर रही है, इंडस्ट्री जो अपना काम कर रही है वो अच्छी तरह से कर सके, बेटर तरह से कर सके एंड फ्रीली कर सके। ठीक है, अब इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स के अंदर मेरा पहला जो रिफॉर्म है वो है रिडक्शन इन इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। अब इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग के अंदर भी एक रिडक्शन लाया गया, जो कुछ कुछ स्ट्रेटेजिकली या फिर आपके इंपॉर्टेंट जो एरियाज थे, जैसे हो गया हमारा डिफेंस, लिकर इंडस्ट्रीज एंड या फिर हम अगर कहें तो इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव, जो कि नॉर्मल कंज्यूमर्स के लिए थोड़ा सा डेंजरस है इसको यूज करना, तो उन सब एरियाज में लाइसेंसिंग को रखा गया और बाकी जो एरियाज थे उनसे लाइसेंसिंग को हटा दिया गया। ना ही अब आपको अब आपको लाइसेंस की जरूरत नहीं है अपनी इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए या फिर कोई इंडस्ट्री को एक्सपैंड करने के लिए, डाइवर्सिफाई करने के लिए आपको किसी भी तरह के लाइसेंस की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन स्ट्रेटेजिकली एंड जो आपके इंपॉर्टेंट एरियाज, स्ट्रेटेजिकली जो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं वहां के लिए अभी भी आपको लाइसेंस की जरूरत है। क्लियर। सेकेंड आता है मेरा रिडक्शन इन रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। अब जैसे ही लाइसेंसिंग को एबॉलिश किया गया तो अब गवर्नमेंट ने सोचा कि जो पब्लिक सेक्टर का रोल है उसको भी थोड़ा थोड़ा कम किया जाए। कम कैसे किया जाए, जितने भी हमारे सेक्टर्स है, जो भी पब्लिक सेक्टर में अलग अलग इंडस्ट्रीज थी, उन सबको धीरे धीरे प्राइवेट को देना स्टार्ट किया। प्राइवेट को देना स्टार्ट किया तो प्राइवेट अब अपने हिसाब से बिजनेस कर रही है, लेकिन कुछ गिनी चुनी इंडस्ट्रीज जैसे कि रेलवे, हमारा डिफेंस इंडस्ट्री एंड हमारा एटॉमिक इंडस्ट्री, इन तीनों के राइट्स अभी भी गवर्नमेंट ने अपने पास रख रखे हैं। उसके अलावा बाकी सारी इंडस्ट्रीज के राइट्स प्राइवेट को दे रखे कि वहां चाहे तो प्राइवेट भी स्टार्ट कर सकती है। अब के टाइम में धीरे धीरे वो इंडियन गवर्नमेंट रेलवे के अंदर भी थोड़ा बहुत प्राइवेटाइजेशन ला रही है कि गवर्नमेंट ट्रेन्स के साथ साथ प्राइवेट कंपनीज की ट्रेन्स भी चलने लगे। तो ये एक अच्छा स्टेप है भैया, अच्छा स्टेप है या बुरा स्टेप है ये तो भाई देख के पता चलेगा, लेकिन अभी ऑन पेपर ये स्टेप अच्छा लग रहा है देखने में कि प्राइवेटाइजेशन भी आ रहा है। ठीक है, तो ये है मेरा सेकेंड रिफॉर्म जो कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में लाया गया था। अब जो हमारा थर्ड रिफॉर्म आता है इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर है वो है डी रिजर्वेशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। अब एक ये भी चीज की गई कि जो रिजर्वेशन था उस मतलब अब जो प्रोडक्ट्स थे हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के उसको धीरे धीरे डी रिजर्व किया गया। सबसे पहले तो जो भी एक मैक्सिमम कैप या मिनिमम कैप लगाई गई स्मॉल स्केल अंडरटेकिंग में प्लांट एंड मशीनरी को लाने की, उसको 1 करोड़ तक बढ़ा दिया गया, जो कि पहले शायद 5 लाख थी। हमने पिछले चैप्टर में ही इसको डिस्कस किया था। एंड उसके बाद कई सारी इंडस्ट्रीज को ये अलाउ कर दिया गया कि जो मार्केट की फोर्सेज है, आपके मार्केट में आपके प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है, उसकी कितनी सप्लाई है, उसके हिसाब से आप प्राइस को रेगुलेट कर सकते हो इजीली। मतलब आपके ऊपर है, मार्केट फोर्सेस के ऊपर है कि वो प्राइस को कैसे रेगुलेट करेंगी। यहां पे गवर्नमेंट कोई भी ऊपर से कंट्रोल नहीं रखने वाली। तो ये है मेरा थर्ड पॉइंट जिसमें कि हमने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को डी रिजर्वेशन करना स्टार्ट किया। फिर जो मेरा फोर्थ पॉइंट है वो है मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। अब जैसे ही हम लिबरलाइजेशन लाए, हमने लाइसेंसिंग पॉलिसीज को हटा दिया, तो अब किसी भी कंपनी को अपनी एक नई एस्टैब्लिशमेंट स्टार्ट करने के लिए, उसको डाइवर्सिफाई करने के लिए, उसको किसी और कंपनी के साथ मर्ज करने के लिए, किसी और कंपनी के साथ एमलगेट करने के लिए, कुछ नई प्रोडक्ट लाइन स्टार्ट करने के लिए जितने भी लाइसेंसिंग की जरूरत थी, जितने भी रिस्ट्रिक्शंस थे, वो सब हमने हटा दिए। तो ये भी एक अच्छी चीज हुई हमारे इस एक्ट के थ्रू, जो था मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट। ईयर नहीं पता, ईयर कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि ईयर इसका कौन सा था, कि किस ईयर में ये एक्ट आया था। तो देखते हैं कौन बता पाता है इस आंसर को। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ गिने चुने इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स। अब जो सेकंड तरह के रिफॉर्म्स लाए गए वो थे फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। अब फाइनेंशियल सेक्टर्स में पैसे के मामले में क्या क्या, ये पैसे से रिलेटेड जो सेक्टर है उसके मामले में क्या क्या रिफॉर्म्स लाए गए, हम उनको जरा डिस्कस करते हैं थोड़ा डिटेल में। तो फाइनेंशियल सेक्टर में जो मेरा पहला रिफॉर्म था वो था कि चेंज इन रोल ऑफ आरबीआई। अब आरबीआई को एज अ रेगुलेटर की जगह पे एज अ फैसिलिटेटर बना दिया गया कि अब जितने भी दूसरे बैंक्स हैं उनमें से किसी को भी आरबीआई से कोई भी इंफॉर्मेशन लेने, मतलब कोई भी अपना डिसीजन लेने के लिए आरबीआई से उनको कंसल्ट नहीं करना पड़ेगा। तो ये एक प्रॉब्लम को हटा दिया गया। सेकंड है मेरा कि ओरिजिन ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। अब इस टाइम पे 1991 के बाद कई सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी आने लगे, जैसे एग्जांपल हो गया आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, आईडीबीआई, एचएसबीसी। ये भी कई सारे बैंक्स हमारी इंडिया के अंदर आ गए जिन्होंने की लोअर इंटरेस्ट रेट्स रखे लोन देने के लिए,
अगर आप उनकी बैंक में पैसा जमा करो तो हायर इंटरेस्ट रेट पे आपको पैसा दिया वापस, एंड बहुत अच्छी सर्विसेज भी दी, तो कस्टमर को रिटेन करने के लिए। क्योंकि कस्टमर जिस जगह पे कस्टमर का कष्ट सबसे ज़्यादा मरेगा, सबसे ज़्यादा मरने वाला है कस्टमर का कष्ट जिस जगह पे, वो उसी जगह का कस्टमर बन के रहेगा। थोड़ा सा ये। अब जो थर्ड रिफॉर्म है मेरा, जो थर्ड फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म है, वो है इंक्रीज द लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। अब धीरे धीरे फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स की लिमिट को भी बढ़ा दिया गया अप टू 51%। अब कई सारे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे, जैसे मर्चेंट बैंकर्स या फिर दूसरे कोई भी इन्वेस्टर्स, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स, तो वो भी अब इजीली इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते थे। उनको अलाउ कर दिया कि वो लोग इंडिया के फाइनेंशियल मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये भी बहुत बढ़िया चीज़ हुई। एंड जो फोर्थ रिफॉर्म था मेरा, वो है कि ईज इन एक्सपेंशन। अब जितने भी बैंक्स थे हमारी कंट्री के, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, उनको ये अलाउ कर दिया गया कि आपको बिना आरबीआई के अप्रूवल लेके भी अपने ब्रांचेस को एक्सपैंड कर सकते हो। तो ये कुछ 4 हमारी गिनी चुनी फाइनेंशियल सेक्टर के रिफॉर्म्स थे जो कि लिबरलाइजेशन के बाद हमारे आए थे। अब जो थर्ड रिफॉर्म्स लाए गए थे वो थे टैक्स रिफॉर्म्स। अब टैक्स या टैक्सेशन सेक्टर के अंदर भी कई सारे रिफॉर्म्स लाए गए थे, तो उनको भी हम जरा थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो पहले ये जान लेते हैं कि टैक्स रिफॉर्म्स होता क्या है। टैक्स रिफॉर्म्स मेनली जो भी गवर्नमेंट के टैक्सेशन या फिर उसको पैसा लाने की जो अलग अलग पॉलिसीज हैं, उसको हम कहते हैं टैक्स रिफॉर्म्स। अब ये सारी पॉलिसीज जो बनाई जाती हैं वो कलेक्टिवली फिस्कल पॉलिसी के अंदर आता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ही हमारे टैक्सेस 2 टाइप के होते हैं। सबसे पहला है डायरेक्ट टैक्सेस, जो डायरेक्टली आपकी इनकम के ऊपर लगाया जाता है, जिसे हम कह सकते हैं इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स। तो ये सब टैक्स आपके होते हैं जो कि डायरेक्ट लगते हैं आपकी इनकम पे या फिर आपके पोजेशंस पे। फिर आते हैं हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो कि आपके कंजम्पशन के ऊपर लगते हैं, कि आप जितना ज़्यादा कंज्यूम करने वाले हो उतना ज़्यादा ही आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। इसमें अभी के टाइम में सबसे जो बेस्ट एग्जांपल है वो है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसके अलावा और कोई टैक्स नहीं लगता, ठीक है। एक और क्वेश्चन है कि कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि जीएसटी किस डेट से स्टार्ट हुआ था इंडिया में, कौन सी डेट है। देखते हैं कौन कौन बता पाता है इस आंसर को, ठीक है। तो अब कुछ टैक्स रिफॉर्म्स भी देख लेते। सबसे पहला जो टैक्स रिफॉर्म्स था वो रिडक्शन ऑफ टैक्सेस। अब सिंस 1991 के बाद से ही टैक्सेस का जो रेट था उसको रिड्यूस किया गया, टैक्स स्लैब्स को प्रॉपर कंस्ट्रक्ट किया गया, अच्छी तरह से बनाया गया, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने ये सोचा कि क्योंकि अब जब टैक्सेस के रेट्स कम हो गए हैं तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स देंगे। अब दिया या नहीं दिया वो यहाँ पर डिस्कस करने की बात नहीं, हम सिर्फ रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं। तो टैक्सेस में भी रिडक्शन की गई। सेकंड जो रिफॉर्म आया था कि सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। अब टैक्सेस को पे करने का जो आपका पूरा प्रोसेस था, पहले 1991 से पहले बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस था, इसलिए लोग टैक्स की चोरी भी करते थे और भी कई सारी चीज़ें करते थे वो, कि टैक्स नहीं देते थे। तो अब गवर्नमेंट ने सोचा कि भाई थोड़ा प्रोसेस को भी सिंप्लीफाई करके देखते हैं कि क्या लोग टैक्सेस बढ़ाते हैं, अपने टैक्सेस देना शुरू करते हैं, या फिर वो लोग पहले की तरह रहते हैं। तो क्या रिजल्ट हुआ उसको भी हम बाद में देखेंगे, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट का जो इंटेंट था वो अच्छा था। लेकिन रिजल्ट, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि इंटेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका इंटेंट कैसा है, लेकिन रिजल्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पे अभी हम इंटेंट ही पढ़ते हैं गवर्नमेंट का। फिर जो मेरा थर्ड रिफॉर्म्स था वो था कि रिफॉर्म्स इन इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब इनडायरेक्ट टैक्सेस में पहले हमने डायरेक्ट टैक्सेस का भी देख लिया, फिर हमने देखा कि इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर भी कई सारे रिफॉर्म्स लाए गए थे। गुड्स एंड सर्विसेज के कंजम्पशन के ऊपर अलग तरह से टैक्सेस लगाए गए, एंड रिफॉर्म्स अभी भी चल रहे हैं और कंटिन्यूसली चलते रहेंगे। फिर जो मेरा फोर्थ टाइप के रिफॉर्म्स आते हैं वो आता है फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स, कि अब फॉरेक्स को लेके भी क्या क्या रिफॉर्म्स लाए गए। सबसे पहला जो रिफॉर्म था वो था डीवैल्यूएशन ऑफ रुपीस। अब इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, जो हमारे रुपी की वैल्यू थी एज कंपेयर टू इंटरनेशनल मॉनेटरी टर्म्स, जिसे हम डॉलर भी कहते हैं, तो उसके हिसाब से हमने अपनी वैल्यू को, अपनी करेंसी की वैल्यू को डीवैल्यू कर दिया। मतलब अगर एग्जांपल से समझे तो अगर इनिशियली 1991 से पहले अगर $1 की प्राइस 50 रुपीज़ थी, मान लेते हैं, मुझे नहीं पता कि थी या क्या थी, मतलब क्या एक्चुअल अमाउंट थी, तो 50 रुपीज़ अगर हम मान लेते हैं तो हमने उसको और डीवैल्यू करके हमने उसको 60 रुपीज़ कर दिया। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ कि हम एक्सपोर्ट्स बढ़ा सकते थे अब, क्योंकि अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारे पास जो पैसा आएगा जब उसको हम कन्वर्ट करेंगे तो हमें ज़्यादा पैसा मिलेगा, और ज़्यादा पैसा मिलेगा तो हमारा फॉरेक्स रिजर्व बढ़ेगा।
ठीक है, तो इसीलिए हमने अपनी करेंसी को सबसे पहले डीवैल्यूएशन किया। एंड सेकंड जो मेरा रिफॉर्म था फॉरेक्स सेक्टर के अंदर वो था मार्केट डिटर्मिनेशन ऑफ, सेकंड जो रिफॉर्म था मेरा वो है मार्केट डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट्स। अब गवर्नमेंट ने पूरी तरह से फ्री कर दिया रुपी को कि भैया वो अपने एक्सचेंज रेट को खुद से ही डिटरमाइन कर सकती है। जो भी मार्केट फोर्सेस होंगी, जो भी डिमांड सप्लाई, जो भी खेल चलाएगा अपना, उसके हिसाब से ही रुपी की अमाउंट को डिसाइड किया जाएगा। तो ये गवर्नमेंट ने इसको फ्री कर दिया, फ्री फ्रॉम एनी रिस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट ने कर दिया रुपी को इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल मार्केट या फिर एक्सचेंज रेट के मामले में। ठीक है, अब फाइनली जो मेरा लास्ट रिफॉर्म्स लाए गए थे लिबरलाइजेशन के बाद वो है ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म्स। ठीक है, तो अब इसको भी थोड़ा डिटेल में पढ़। तो 1991 से पहले हम लोगों ने बहुत ही एक कंस्ट्रक्टिव या फिर एक क्लोज्ड अप्रोच रखी थी इंपोर्ट्स को लेके। हमने हाई टैरिफ लगाए थे जिससे कि जब भी कोई चीज़ इंपोर्ट होके आए तो वो बहुत महंगी हो जाए एंड जनरल पब्लिक उसको ना खरीदे। उसकी जगह पे जनरल पब्लिक जो चीज़ें खरीदे वो इंडियन मेड हो या फिर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ की हो। अब इससे फ़ायदा की जगह पे नुकसान ज़्यादा हो गया कि जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ थी वो बहुत कम काम करने लगी, बहुत बेकार काम करने लगी एंड जो एक कॉम्पिटिटिवनेस थी वो उनकी ख़त्म हो गई। तो अब इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने कुछ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ को चेंज किया। अब चेंजेस का मेन इंटेंट क्या था, इन चेंजेस को लाने का इंटेंट क्या था? तो सबसे पहला इंटेंट था कि ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस को अचीव करना, कि हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है वो ग्लोबली कंपीट कर सके। पहला तो ये था। सेकेंड था कि जो भी टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन हो रही है उसको अपनी इंडस्ट्रीज के अंदर लाया जा सके। सेकेंड ये है कि भाई टेक्नोलॉजी जो भी बनी है बाहर, जो भी इंप्रूव टेक्नोलॉजीज है उसको लाया जा सके इंडिया के। एंड थर्ड, जो भी टेक्नोलॉजी लाई जा रही है उसको एसेसिबल बनाया जा सके अपने लोकल इंडस्ट्रीज के तक, जो कि जहां से कि वो लोग भी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को यूज कर सके। तो ये तीन इंटेंट थे गवर्नमेंट के अपनी ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज को चेंज करने के। अब कुछ गिने चुने रिफॉर्म्स भी थे, उनको भी जरा देख लेते हैं। ये तो हमने इंटेंट तो हमने जान लिया कि क्या था, लेकिन रिफॉर्म्स क्या लाए गए थे इन तीनों इंटेंट को फुलफिल करने के लिए। तो सबसे पहला जो रिफॉर्म है मेरा वो है रिमूवल ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पे क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया गया और वो इस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के अंदर जो पॉलिसी थी उसके अंदर ही, उसके तहत ही इस चीज़ को हटाया गया। जैसे एग्जांपल कि कंज्यूमर गुड्स या फिर एग्रीकल्चर गुड्स के जो जितने भी रिस्ट्रिक्शंस थे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट को, उसको 2001 के बाद से बिल्कुल कंप्लीटली हटा दिया गया है। तो ऐसे कई सारे रिस्ट्रिक्शंस इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स को लेके हमने हटाए। उसकी कुछ अलग लिस्ट भी है, तो चाहो तो वो गूगल कर सकते हो, गूगल पे आपको बहुत ईजिली मिल जाएगा। फिर सेकेंड जो था ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि हमने रिमूवल ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटीज़। अब एक्सपोर्ट को इंक्रीज करने के लिए, एनकरेज करने के लिए कि जितने भी प्रोड्यूसर्स है वो लोग एक्सपोर्ट भी करें बाहर, तो उसको उन लोगों को एनकरेज करने के लिए हमने जो एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ थी उसको भी हटा दिया। अब जैसी एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ हटी, एक्सपोर्ट का माल सस्ता हुआ, अब चीज़ें ज़्यादा एक्सपोर्ट होने लगी। तो उसकी वजह से क्या फ़ायदा होगा कि पैसा कंट्री के अंदर आएगा। एज़ कम्पेयर टू इम्पोर्ट्स में क्या होता है, पैसा कंट्री के बाहर जाता है और उस टाइम पे हमें पैसे की ज़रूरत थी, इसलिए हमने अपने एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ को हटा दिया। थर्ड था मेरा रिडक्शन ऑफ इंपोर्ट ड्यूटीज़। अब भाई हमने जब एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ को रिमूव किया तो हमने इंपोर्ट ड्यूटीज़ को भी थोड़ा कम कर दिया। अब कम इसलिए किया क्योंकि जो डोमेस्टिक हमारी इंडस्ट्रीज़ है वो फॉरेन इंडस्ट्रीज़ के साथ या फॉरेन कंपनीज़ के साथ अच्छी तरह से compete कर सके, उनकी पोजीशन थोड़ी स्ट्रेंथन हो। ठीक है, अब जो मेरा फोर्थ एंड लास्ट मेरा ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट का जो रिफॉर्म था वो है रिलैक्सेशन इन इंपोर्ट लाइसेंसिंग सिस्टम। अब इंपोर्ट लाइसेंसिंग सिस्टम को भी हमने बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड बना दिया। सिर्फ कुछ गिने चुने एरियाज जो कि हैजार्डियस हैं या फिर इन्वायरमेंटली सेंसिटिव एरियाज है, फिर इकोनॉमिकली या फिर अगर नेशन की डिफेंस वाइज हम देखें तो बहुत स्ट्रेटेजिकल पॉइंट्स हैं, तो उन सब जगह को छोड़ के बाकी जितनी भी इंडस्ट्रीज है वहाँ पे हमने इंपोर्ट लाइसेंसिंग सिस्टम को बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स बना दिया। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ कि अब लोगों ने अच्छी क्वालिटी के रॉ मटेरियल्स अच्छी प्राइस पे खरीदना शुरू किया, उसकी प्रोडक्शन की, एंड फिर उसमें से अच्छी क्वालिटी के फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को बनाकर हमने बाहर बेचा, जिससे कि हमारे पास अगर मेरे रॉ मटेरियल खरीदने पे एक रुपये लग रहा है तो उसी चीज़ को मैंने
प्रोडक्शन करके चीज़ें ऐड करके उसको 10 रुपये का बाहर बेचा, जिससे कि मुझे 3 से 4 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये एक बेटर स्ट्रैटेजी होती है अगर आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट को करना है। तो ये थे हमारे कुछ 4 इंडस्ट्रियल या फिर ट्रेड रिफॉर्म्स। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। तो हमने आज की क्लास में या फिर आज की वीडियो में सिर्फ लिबरलाइजेशन के पूरे टॉपिक को अच्छी तरह से समझा, एंड आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हमने क्या किया क्या नहीं किया। तो एक समरी भी देख लेते हैं। हमने सबसे पहले लिबरलाइजेशन का मीनिंग समझा कि लिबरलाइजेशन होता क्या है, कैसे क्या होता है लिबरलाइजेशन, पर्पस क्या था लिबरलाइजेशन का। फिर हमने देखा कि कौन कौन से रिफॉर्म्स लाए गए। सबसे पहले हमने देखा इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स, फिर हमने देखा फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, फिर हमने देखा टैक्स रिफॉर्म्स, फिर देखा हमने फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स, फिर हमने देखा ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म्स। तो ये हमने कुछ गिने चुने रिफॉर्म्स देखे। आई होप आप सबको ये वीडियो समझ आ गई होगी। एंड अगर वीडियो समझ नहीं आई है, ये टॉपिक समझ नहीं आया, तो दोबारा देख लेना वीडियो को, या फिर कमेंट सेक्शन में लिख देना कि सर ये टॉपिक समझ नहीं आया, इसको थोड़ा और बढ़िया तरह से समझाओ, ठीक है। एंड मैं ट्राई करूँगा कि मैं समझाने की कोशिश करूँ। तो वीडियो यहीं पे ही ख़त्म होती है। एंड बस अपना आउट्रो भी कर लेते हैं कि अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। एंड अगर वीडियो बहुत पसंद आ गई तो यार अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, फेसबुक ग्रुप्स में, इंस्टाग्राम ग्रुप्स अगर होता है तो उस सब में भी शेयर कर देना प्लीज़। एंड वीडियो को ख़त्म करने से पहले स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे लर्निंग, and always remember guys, you all can achieve anything you want if you put your time and effort to that thing only. Thanks for watching guys. Goodbye.